आजादी के बाद शायद पहली बार भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन नाटो और उसके 150 युद्धपोतों को दहशत में डाल दिया है। भूमध्य सागर, जो सदियों से शांति और व्यापार का प्रतीक रहा है, आज विश्व की सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी का अखाड़ा बन चुका है। भूमध्य सागर की लहरों पर आज सिर्फ पानी नहीं है, वहां तैर रहा है विश्व की नई भू राजनीति का भविष्य। भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रांत इस समय दुश्मन की नौसेनाओं से घिरा हुआ है। चारों तरफ तुर्की और पाकिस्तान के युद्धपोत, उनकी पनडुब्बियां और ड्रोन विमान मंडरा रहे हैं। हर घंटे यह घेराबंदी कसती जा रही है। विक्रांत पर तैनात हमारे सैनिक हर पल देश की शान, देश का गौरव अपने सीने में लिए खड़े हैं। उनकी निर्भीकता हर भारतीय के दिल में स्वाभिमान भर रही है। सवाल यह नहीं है कि विक्रांत इस घेराबंदी को कैसे झेलेगा, सवाल यह है कि भारत की वो गुप्त शक्ति क्या है जो इस पूरे खेल को चंद घंटों में पलट सकती है। वह शक्ति है भारत का डेथ डीलर आईएनएस अरिहंत। बने रहिए अंत तक, क्योंकि अरिहंत की एंट्री और भारत की रणनीति ने नाटो के 150 जहाजों के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले, अगर आप देश के लिए ऐसी सटीक, तेज और सच्ची खबरें चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देश की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट ना जाए। और हां, कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि हमारी ये आवाज भारत के किस किस कोने तक पहुंच रही है। बिना वक्त जाया किए सीधे खबर पर आते हैं। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, यह वही ऐतिहासिक समंदर है जो सदियों से सभ्यताओं का संगम रहा, व्यापार का केंद्र रहा। पर आज यही समंदर दुनिया की 3 महाशक्तियों का एक बीच टकराव का केंद्र बन चुका है। एक तरफ है भारत, दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान की गठबंधन वाली नौसेनाएं, और अब तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर एंट्री हो चुकी है अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की। टेंशन की शुरुआत तब हुई जब तुर्की ने भारत के आईएनएस त्रिखंड जैसे युद्धपोतों की भूमध्य सागर में मौजूदगी पर सवाल उठाया। तुर्की का अहंकार था कि यह समुद्री क्षेत्र सिर्फ उनका है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का हवाला देते हुए तुर्की की चेतावनी को सिरे से खारिज कर दिया। भारत का स्पष्ट संदेश था, खुले समंदर पर किसी का एकाधिकार नहीं चलेगा। लेकिन बात सिर्फ तुर्की पाकिस्तान तक सीमित नहीं रही। अचानक पिछले 24 घंटों में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दुनिया को हिला दिया। नाटो ने इस क्षेत्र में 150 से अधिक युद्धपोतों, पनडुब्बियों और निगरानी विमानों को तैनात कर दिया। नाटो का सीधा लक्ष्य था जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर पर नियंत्रण स्थापित करना। आप जानते हैं, ये वो मार्ग हैं जिनसे दुनिया का 60% वैश्विक व्यापार गुजरता है। नाटो की यह चाल सीधे सीधे समुद्री वर्चस्व यानी सी डोमिनेंसेस की रणनीति थी। भारत ने तुरंत एक कड़ा रुख अपनाया। नई दिल्ली से स्पष्ट संदेश गया कि समंदर पर एकाधिकार जमाने की कोई भी कोशिश मानवता के खिलाफ अपराध मानी जाएगी। लेकिन नाटो ने इसे नजरअंदाज किया। इधर आईएनएस विक्रांत, जो इस वक्त दुश्मन के जहाजों से घिरा है, उसने अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा कौशल झोंक दिया है। उसे पता है कि इस घेराबंदी के टूटते ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खुल जाएंगे। विक्रांत पर सवार हर जवान की आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा है, राष्ट्र का गौरव। लेकिन भारत सिर्फ युद्धपोत नहीं भेज रहा था, भारत एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहा था। भारत ने तुरंत संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसमें उन्होंने दुनिया को बताया कि समुद्री व्यापार मार्गों पर एकाधिकार विश्व शांति के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस भाषण का असर अभूतपूर्व रहा। तत्काल प्रभाव रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि चीन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मुक्त समुद्री मार्ग की नीति का समर्थन कर दिया। यूरोप में फूट, नाटो के अंदर ही दरार पड़ गई। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश जो आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़े हैं, इस युद्ध की आशंका से घबरा उठे। आर्थिक हथियार, भारत ने वैश्विक संगठनों के जरिए चेतावनी दिलवाई कि अगर नाटो ने
नाकाबंदी की तो दुनिया को खरबों डॉलर का नुकसान होगा। इन कूटनीतिक चालों ने नाटो के पैरों तले जमीन खिसका दी। अचानक नाटो का पासा उल्टा पड़ गया। अब मामला सिर्फ भारत बनाम तुर्की नहीं रहा, बल्कि नाटो बनाम विश्व का बन गया। सबसे बड़ा झटका लगा तुर्की को। नाटो के भारी भरकम जहाजी बेड़े ने तुर्की के ही बंदरगाहों पर नियंत्रण कर लिया। तुर्की की जनता सड़कों पर उतर आई। तुर्की की सरकार अब समझ नहीं पा रही कि भारत से लड़े या नाटो के इस कब्जे से खुद को बचाए। और तभी भारत ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। जब तुर्की और पाकिस्तान की नौसेनाओं को लगने लगा कि आईएनएस विक्रांत अब उनकी गिरफ्त में है, तो अचानक हिंद महासागर की गहराइयों में एक हलचल हुई। ये कोई सामान्य हलचल नहीं थी, ये थी भारत की सबसे घातक पनडुब्बी, हमारी परमाणु शक्ति आईएनएस अरिहंत की। अरब सागर से गुजरते हुए लाल सागर के रास्ते अरिहंत ने चुपचाप भूमध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में प्रवेश किया। अरिहंत का जल में उतरना सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं था, यह भारत का परमाणु संदेश था। अरिहंत की तैनाती ने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। नाटो का पूरा बड़ा बेड़ा, जो 150 जहाजों के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, अचानक बैकफुट पर आ गया। आईएनएस अरिहंत यानी भारत की ट्राइडेंट परमाणु शक्ति का समुद्र वाला हिस्सा। इसकी मौजूदगी का मतलब था कि अगर एक भी भारतीय जहाज पर हमला हुआ तो भारत समुद्र के नीचे से परमाणु पलटवार कर सकता है। नाटो की सारी रणनीति, जो सिर्फ परंपरागत नौसैनिक शक्ति पर टिकी थी, अरिहंत के सामने एक पल में ध्वस्त हो गई। 150 युद्धपोतों का घमंड एक पनडुब्बी के सामने टूट गया। नाटो के कमांडरों को पता था कि अरिहंत को खोजना लगभग असंभव है, और अगर यह मिसाइल दागता है तो उसका जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। परिणाम तत्काल बातचीत। अमेरिका और नाटो को तुरंत तुर्की को दरकिनार करते हुए भारत से सीधी बातचीत शुरू करनी पड़ी। मित्रों का साथ इजराइल की नौसेना ने इस बीच भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए भूमध्य सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। अंतरराष्ट्रीय पहल। भारत ने एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा, जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापार की स्वतंत्रता और जासूसी को नियंत्रित करे। दुनिया के कई छोटे बड़े देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। यह सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की कहानी है जो अपने वीरों के लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। यह एक राष्ट्र के स्वाभिमान की कहानी है, जिसने शक्ति को नहीं बल्कि धैर्य, रणनीति और दोस्ती को अपना सच्चा हथियार बनाया है। आईएनएस विक्रांत ने समय खरीदा और आईएनएस अरिहंत ने इतिहास बदल दिया। भूमध्य सागर का यह संकट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि अब दुनिया में सिर्फ एक शक्ति का राज नहीं चलेगा। भारत एक नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के केंद्र में खड़ा है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ानी चाहिए? क्या भारत का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन बनाने का प्रस्ताव सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर